अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ आयशा। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, हर शाख पर उल्लू बैठा है। इसी तरह हमारे देश में भी हर शाख पर उल्लू बैठा है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस उल्लू का नाम नेतन्याहू है। वो नेतन्याहू जो इज़राइल का प्रधानमंत्री है। आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमारे देश का ये नेतन्याहू उर्फ उल्लू बिना मिसाइल छोड़े, बिना किसी गोले बारूद के कैसे मुसलमानों को बर्बाद कर रहा है। लेकिन आज मैं ये चाहती हूँ कि आप सबसे पहले ये जानें कि हमारे देश में दो सबसे बड़े मौलानाओं को क्यों मुसलमान ही ये कह रहे हैं कि ये आरएसएस के लिए काम करते हैं। तो बात दरअसल ये है कि कल अरशद मदनी और महमूद मदनी को लेकर सोशल मीडिया पर दो बड़े बयान सामने आए। एक बयान मौलाना सलमान नदवी साहब ने दिया और एक बयान महमूद पराचा ने दिया है। तो चलिए पहले नदवी साहब की बात करते हैं। नदवी साहब ने भतीजे महमूद मदनी पर चचा अरशद मदनी से धोखाधड़ी के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि छोटे मदनी साहब बड़े मदनी साहब से लड़ते थे और उनसे सब कुछ छीन लेना चाहते थे। इसी तरह से मशहूर वकील महमूद पराचा ने भी महमूद मदनी के बारे में ये कहा है कि जिस तरह से मदनी साहब देश की बिकी हुई मीडिया के स्टूडियो में जाकर खुद के लिए तालियां बजवाते हैं और एनआरसी कराने की बात करते हैं, तो वो ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये मदनी साहब आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं। हालांकि मैं चचा और भतीजे पर कोई कमेंट नहीं करना चाहती, लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि दुनिया का सबसे बड़ा मदरसा दारुल उलूम देवबंद जिस मदनी ख़ानदान के पास है, उस खानदान के बारे में इस तरह की बातें सामने आना कुछ अच्छे संकेत नहीं है। और अगर ये लोग इसी तरह से दुनिया की फिक्र करते रहे तो फिर हिंदुस्तान के दूसरे मदरसों और मस्जिदों की तरह उंगली देवबंद पर भी उठेगी और हो सकता है कि आने वाले वक्त में एक दिन देवबंद के बारे में भी ये कह दिया जाए कि देवबंद का मदरसा अवैध ज़मीन पर बना है। इसीलिए आज हिजबुल्लाह को सपोर्ट करने से ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने हालात सुधारें, वरना अंजाम वही होगा जो इस वक्त गुजरात में हो रहा है, जो महाराष्ट्र में हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स की इस हेडलाइन को देखिए, जिसमें ये साफ साफ लिखा है कि गुजरात में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के नाम पर मुसलमानों की 9 जगहों पर बुलडोज़र चलाया गया, जिसमें मस्जिदें और दरगाह शामिल हैं। बताया ही जा रहा है कि देश में अब तक ऐसी और इतनी बड़ी कार्रवाई मुसलमानों के खिलाफ इतिहास में पहले कभी नहीं हुई है, जब एक साथ 9 रिलीजियस प्लेसेस को बुलडोज़र से ढहा दिया गया हो। और कहा यह जा रहा है कि ये सारी रिलीजियस साइट्स इलीगल थी, अवैध तरीके से बनी थी और ये सारी की सारी मस्जिदें और दरगाहें सोमनाथ मंदिर के आसपास अवैध तरीके से बनाई गई थीं। सोचिए, जिस ज़मीन पर मुसलमान पिछले 40 साल से ईद की नमाज पढ़ते आ रहे हैं और जिस जगह को ईदगाह कहते हैं, उसे गुजरात के पुलिस और प्रशासन ने रातों रात अवैध बताकर चंद मिनटों में ढहा दिया। और एक मदनी खानदान है जिसके बारे में एक दूसरे को धोखा देने की खबरें आ रही हैं और जानते हैं ये तो कुछ भी नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने तो ये तक कह दिया है कि वो अपने राज्य में एक भी मदरसा नहीं रहने देंगे। उन्होंने कल बाकायदा एक मंच से ये ऐलान किया कि वो अब तक 600 मदरसों को बंद कर चुके हैं और बाकी बचे मदरसों को भी जल्द ही बंद कर देंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो नहीं चाहते कि उनके प्रदेश में कोई भी इन मदरसों में पढ़कर मुल्ला या मौलवी बने। सोचिए, आज हमारे देश में नफरत किस लेवल तक जा चुकी है। आज ही असदुद्दीन ओवैसी ने पुणे की एक मस्जिद के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट लिखी, जिसमें उन्होंने ये बताया कि किस तरह से पुणे के खैर गांव में एक 25 साल पुरानी मस्जिद को अवैध बताकर ढहा दिया गया, जबकि इसी मस्जिद के इर्द गिर्द हज़ारों मकान बने हैं। लेकिन प्रशासन ने सिर्फ मस्जिद को अवैध बताया और उस पर बुलडोज़र चला दिया। लेकिन हम मुसलमान आज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। हम सड़कों पर उतर रहे हैं तो उस देश के लिए उतर रहे हैं जो हमारे देश से हज़ारों मील दूर है। पिछले फ्राइडे लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा लीडर नसरुल्लाह मारा जाता है
उसे इजराइल बमबारी करके मार गिराता है और तब से लेकर आज तक हिंदुस्तान में अलग अलग जगहों पर उसके लिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब कश्मीर की इस बच्ची को ही देखिए। इस बच्ची के बारे में राइट विंग वालों ने जो बातें लिखी हैं वो मैं आपको नहीं बता सकती। आप दीपक शर्मा की साइट में लिखी पोस्ट को पढ़ सकते हैं और यकीनन आपका दीपक शर्मा की इस पोस्ट पर खून भी खोलेगा और खोलना भी चाहिए। बहुत सारे लोग आज दीपक शर्मा की गिरफ्तारी की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की इस बच्ची ने जो कहा उसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। ये बच्ची कह रही है कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के आका नसरल्लाह को मारकर अच्छा नहीं किया और इजराइल को क्या लगता है कि वो नसरल्लाह को मारकर हिजबुल्लाह का नामो निशान मिटा देगा। हकीकत तो ये है कि इजराइल एक नसरल्लाह को मारेगा, लेकिन हर घर से नसरल्लाह निकलेगा। सोचिए क्या इस बच्ची को इस तरह की बातें करनी चाहिए थी? यकीनन नहीं, क्योंकि आज मैं आपको ये बताती हूँ कि जिस हिजबुल्लाह के नसरल्लाह के लिए ये बच्ची हर घर से हिजबुल्लाह के निकलने की बात कर रही है, असल में उस हिजबुल्लाह के मारे जाने पर लेबनान में जश्न हो रहा है। ये लड़की साफ साफ ये कह रही है कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे बेगुनाह सीरियाई मुसलमानों को मारा था, वो मुसलमानों पर अत्याचार के लिए जिम्मेदार भी था। लेकिन हमारे देश में शिया कम्युनिटी के लोग नसरल्लाह के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वो उन राइट विंग वाले लोगों को उंगली उठाने का मौका दे रहे हैं जो इजराइल को अपना बाप मानते हैं। और हाँ, यहाँ आपको ये भी जानना चाहिए कि सऊदी अरब का नज़रिया लेबनान और फ़िलिस्तीन के लिए क्या है। मेग अपडेट नाम की एक वेबसाइट ये खबर पब्लिश की है कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान ने ये कहा है कि उन्हें और उनके देश को फ़िलिस्तीन से कोई मतलब नहीं है। इसी वेबसाइट ने ये पब्लिश किया कि सऊदी अरब ने अपने देश के मस्जिदों में फ़िलिस्तीन के लिए दुआ करने पर भी पाबंदी लगा दी है और अगर कोई सऊदी अरब में फ़िलिस्तीन के लिए प्रोटेस्ट करता है या उसके समर्थन में नारेबाजी करता है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। लेकिन हमारे देश में लगातार हिजबुल्लाह के समर्थन में प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं और हर घर से हिजबुल्लाह के निकलने की बातें की जा रही हैं, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि दीपक शर्मा जैसे संघी मानसिकता रखने वाले लोग हमारी मुस्लिम बच्चियों के खिलाफ गंदी और बेहद ही शर्मनाक बातें लिख रहे हैं। तो दोस्तों, आज वाकई मुसलमानों को गौर करने की ज़रूरत है और हर कदम फूंक फूंक कर उठाने की ज़रूरत है। और हाँ, इस वीडियो के आखिर में मैं आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलती हूँ और आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहती हूँ। एक तस्वीर वो है जहाँ सीएम योगी जनता दरबार लगा रहे हैं और जनता की परेशानियाँ सुन रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उस औरत की है जिसका गैंगरेप हुआ है और जिसे अब अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेल भी किया जा रहा है। मैं यही कहूँगी कि काश योगी जी जनता दरबार में गैंगरेप की इस पीड़िता को भी बुलाते और उसका दर्द भी समझते। खैर, जाते जाते आपको गुजरात की एक और ख़बर दिखाती हूँ जो आपको किसी भी टीवी पर नहीं दिखेगी, और ये खबरें ऐसी खबरें होती हैं जो या तो अखबार पब्लिश करता है या फिर हम जैसे चंद यूट्यूबर उन्हें दिखाते हैं। दरअसल सेंट्रल रोड रिसर्च ने एक स्टडी की और इस स्टडी ने उसने ये पाया कि देश के 425 पुलों में से 281 पुलों का स्ट्रक्चर पूरी तरह से ख़राब है, जो कभी भी गिर सकते हैं। और जानते हैं इसमें चौंकाने वाली बात क्या है? जिन पुलों को ख़राब बताया गया है वो 5 से 7 साल पहले ही बने हैं और इनमें 75% पुल उस राज्य के हैं जिसका नाम गुजरात है और जिस गुजरात से प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप भी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। शुक्रिया।